वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारे फैक्ट चल रहे हैं पर्यावरण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्म में, उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड तक डिस्कस कर लिया था, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, चलिए, नाइट्रेट संदूषण से होने वाले रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम, ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। किसकी वजह से होता है, किस में होता है, तो देखिए वजह क्या है, इसकी वजह है नाइट्रेट, और किस में होता है तो बच्चों में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, शहरी क्षेत्रों में घूरा स्थल या डंप साइट से मुख्यतः मीथेन निर्मुक्त होती है। डंप साइट क्या है, जहां पर हम कचरा फेंकते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कई मानवीय क्रियाकलापों से भी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि का मुख्य अवयव भी मीथेन ही है। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैम भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कोयले की खदानों में मीथेन और वायु मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर विस्फोट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने वहाँ पे आग का उपयोग किया तो विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए खदानों में रोशनी के लिए सेफ्टी लैंप का यूज़ किया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस, बायोगैस आदि का मुख्य अवयव भी मीथेन गैस ही, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल फेराथियान, फेरॉट या ट्राईएजोफॉस आदि रसायन का इस्तेमाल कृषि में पीड़ानाशक के तौर पर किया जाता है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं उनके पुर्जों के अवस्थित निपटान से बोरेलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा आदि के ई अपशिष्ट के रूप में वातावरण में मुक्त होते हैं। ई अपशिष्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। हेप्टाक्लोरर एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है बेसिकली। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर, परमाणु हथियारों आदि में किया जाता है। जलयानों द्वारा बढ़ते समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मार्पोल समझौता किया गया था, जो अक्टूबर 1983 से लागू है। यह समझौता डंपिंग, तेल टैंकरों से रिसाव या किसी दुर्घटना के कारण समुद्री जल और पारिस्थितिकी के नुकसान से संबंधित था, परंतु 2005 में इसके दायरे में जलयानों द्वारा वायु प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया, जो 2011 से लागू है। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, ध्यान रखना, मार्पोल समझौता। जैव संकेतक एक जीवित जीव होता है जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है। नीले हरे शैवाल जलीय जीव होते हैं जो छोटे पौधों से लेकर समुद्री शैवाल कई रूपों तक पाए जाते हैं। ये प्राय नीले हरे रंग के होते हैं। नीले हरे शैवाल को तालाब, काई या पॉन्ड स्कम के रूप में भी जाना जाता है। काई तो हम सब लोगों ने देखी है ना, क्योंकि ये तालाब की सतह पर भारी मात्रा में उगते हैं। यह वृद्धि सुपोषण अथवा झील तालाबों में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के संवर्धन के कारण होती है। अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले अंतरिक्ष अवशिष्ट पृथ्वी के वातावरण में ही मुक्त हो सकता है। मनुष्य में होने वाला ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि प्रकाशिकीय धूम, कोहरा द्वितीयक प्रदूषक है, जिसका निर्माण विशेषतः ओजोन, क्या लिखा है, पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। भारत में ई कचरा उत्पन्न करने के मामले में मुंबई शीर्ष पर है, यानी सबसे ज़्यादा मुंबई पर ई कचरा उत्पन्न होता है। फायरोलाइसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थ के ताप रासायनिक अपघटन को कहते हैं। इसमें क्रमशः रासायनिक संगठन तथा भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। शमन यंत्रों का उपयोग कचरे को अति उच्च तापमान पर जलाकर उसकी मात्रा में कमी करने के लिए किया जाता है। कुछ पादप तथा जानवरों की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत देती है, जिन्हें जैव संकेतक कहा जाता है। कोलीफॉर्म की उपस्थिति जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग का संकेत कर सकती है, ध्यान रखना। कोलीफॉर्म जल में पाया जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया समझ लो।
रोहू और कतला जैसी मछलियों का अपने वास स्थल से चले जाना उस आवास के नष्ट होने के संकेत का मतलब उसके आवास के नष्ट होने का संकेत है। डाइटम और इकार्निया की प्रचुरता जल प्रदूषण को इंगित करती है। तंबाकू के धुएं में 400 से अधिक रसायन होते हैं। इनमें कम से कम 69 रसायन कैंसर का कारण बनते हैं। ये है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। ज्ञात स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों में प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय कृत्य दोनों द्वारा उत्पादित प्रदूषक शामिल हैं। इन्होंने प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है, इनको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषकों में कुछ निश्चित रासायनिक परिवर्तनों से वायुमंडल में जो प्रदूषक होते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जैव उपचार का लक्ष्य नियामक एजेंसियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सूक्ष्म प्रदूषकों स्तर, गैर विषैले तथा स्वीकार्य स्तरों को कम करना है। ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे फ्लाई ऐश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले होंगे। तो अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।